शिक्षारूपशमिक ज्ञान है। ये लब्धि उपयोग जब गुस्से में होकर के देख रहा होगा तो ऐसा एक दृष्टांत आता है ना, कोई एक रामायण की कथा, राम कथा चल रही थी, रामायण का पाठ हो रहा था और उनके ऐसी मान्यता है, रामायण का पाठ यदि भावपूर्वक कहीं हो रहा हो तो हनुमान जी आकर के बैठते हैं वहाँ पर। कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, रामायण का पाठ हो रहा था और वो रामायण की कथा करने वाला सुना रहा था, सीता जी को राम रावण हरण करके ले गया और अशोक वाटिका में रखा, और अशोक वाटिका में जहाँ रखा था वहाँ तालाब था, तालाब में कमल खिल रहे थे, बिल्कुल सफ़ेद वर्ण के कमल थे, सफ़ेद पुष्प थे। वो हनुमान जी बैठे थे, वो खड़े हो गए, बोले नहीं साहब आप गलत बता रहे, सफ़ेद नहीं लाल थे। वो कह रहे नहीं सफ़ेद लाल थे, सफ़ेद नहीं थे। कह रहे सफ़ेद थे भाई, लाल नहीं थे। आप कौन? बोले मैं हनुमान हूँ और मैं वहाँ खुद जाकर के देख कर आया हूँ कि नहीं सफ़ेद ही थे, कि मैं देख कर आया हूँ और आप, मैंने लाल देखे हैं अपनी आँखों से, आप सफ़ेद कह रहे हो। क्या उत्तर दिया था मालूम है ना? वे सफ़ेद ही थे, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे थे हनुमान जी, आपको इतना क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, रावण ने सीता मैया को कैद करके रखा है ऐसी जगह, यहाँ ऐसा, आप बहुत क्रोध में थे, आपकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, इसलिए आपको वे सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे। ऐसा भी फर्क पड़ता है, आप क्रोध में आकर के जान, ऐसा नहीं कि वो क्रोध से लाल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कषाय में आकर के जानने में भी फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत से सारी चीज़ें प्रभावित करती है। इंद्रियों और मन से जाना गया इतना स्पष्ट नहीं हो सकता, कोई ना कोई अस्पष्टता रह जाती है, इसलिए वह वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है। एक तो अस्पष्टता का कारण, दूसरा सहायता, निमित्त आ गया ना तो प्रत्यक्ष कैसे है? इंद्रिय और मन की सहायता जरूरत पड़ी, उसके अलावा आँखों के लिए प्रकाश की ज़रूरत है, बिना प्रकाश के आँख नहीं दिखाई देंगी, प्रकाश में उसे स्पष्ट दिखाई दे, प्रकाश नहीं होगा तो जो हम देखना चाहते सारे पदार्थ तो अंधेरा दिखेगा, लेकिन बाकी पदार्थ वहाँ नहीं दिखाई देंगे। बहुत सारे पदार्थों की सहायता की ज़रूरत है, इसलिए है वास्तव में परोक्ष, लेकिन लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसलिए उसे सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। देखिए आगे लिखा, अपन ने पूरा नहीं पढ़ा इसे, इसका उदाहरण, जैसे आँख से किसी वस्तु को सफ़ेद जाना, उसमें मलिनता का भी मिश्रण है, अमुक अंश श्वेत है और अमुक मलिन है, ऐसा इसे स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होता, और वह आत्मा से जानने वालों को प्रतिभासित होता है। अतः यह व्यवहार मात्र प्रत्यक्ष है, परंतु आचार्य इसे परोक्ष ही कहते हैं। मति ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान से जो जानना होता है वह सब परोक्ष कहलाता है। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, अक्ष मन ते उपजाई, अक्ष और मन माने इंद्रिय से, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं ना, इसीलिए वो परोक्ष कहलाते हैं। अब वो तो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में शामिल किया था, अब असली परोक्ष का वर्णन करते हैं। परोक्ष प्रमाण, जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट न जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। भाषा में बहुत कमजोरी होती है, भाव अपने को समझना पड़ेगा। अपने विषय को स्पष्ट न जाने, स्पष्ट न जाने माने उसमें संशय हो, उसमें विपर्यय हो, उसमें अनध्यावसाय हो। जब बिल्कुल संशय नहीं है, बिल्कुल विपर्यय नहीं, अनध्यवसाय नहीं है, तब तो स्पष्ट जानना हुआ ना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ स्पष्ट का अर्थ अब सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष से भी थोड़ा हट करके ही, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष से हट करके, अभी मेरे पास तो जेब में रुमाली है, नोट भी नहीं है कोई, नहीं तो नोट निकाल के दिखा देता। हाँ, अब अभी ये रुमाल है, अब आपने देखा ना, अब
रुमाल देखा था ना अभी, कैसा था? कैसा था? सफ़ेद। कैसा सफ़ेद? अभी जैसा देखा था वैसा। लेकिन जब देख रहे हो कैसा सफ़ेद दिख रहा है ना, ऐसा ये साक्षात दिख रहा है ना, ऐसा। अब बाद में स्मृति में भाग्य और आ रहे ना आगे के परोक्ष प्रमाण के, उसमें हाँ सफ़ेद ही है ये तो आपने जाना, लेकिन कैसा? अब जो सामने है तब जैसा जान रहे हो वैसा तो नहीं है, लेकिन सफ़ेद जान रहे हो। सफ़ेद है इसमें संशय नहीं है आपको, सफ़ेद है इसमें विपर्य नहीं है। हाँ होगा कोई रंग ऐसा अनध्यवसाय भी नहीं है, सफ़ेद है, परंतु वो सामने दिखते हुए जानना और सामने नहीं होते हुए जानना, तो इसमें तो अंतर पड़ेगा ही। उसका ही नाम स्पष्ट जानना नहीं है, इतना ही अर्थ है। संशय विपर्य अनध्यवसाय की बात नहीं है। तो जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट न जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इसके साथ साथ में जिसमें अन्य ज्ञानों की सहायता भी आवश्यक होती है, अन्य ज्ञान की सहायता। परीक्षामुख सब में ये बात ली गई है, पूर्व के ज्ञान की सहायता आगे आगे आवश्यक होती है। भेद कौन कौन से उसके? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 भेद जानना। चूँकि न्याय में परीक्षामुख, न्याय दीपिका, इनकी दृष्टि से जो मतिश्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते उपजाई, और जो तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ऐसा कह करके मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष में लिया। लेकिन उन परीक्षामुख, न्यायदीपिका, इनमें मतिश्रुत ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में शामिल कर लिया। अभी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में शामिल हो गए। अब परोक्ष के भेद कौन से? अब परोक्ष में क्या रहा? इसलिए परोक्ष में ये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इस रूप में इनके भेद अलग लिए। और यहाँ वो थोड़ा सा जो अंतर किया, जो ऊपर कहा था, साक्षात ग्रहण करे, सामने पदार्थ को ग्रहण करे। और अब ये जो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान आदि ग्रहण कर रहे हैं ना, इसमें पदार्थ सामने नहीं होगा। जिस पदार्थ का निर्णय किया जा रहा है, जाना जा रहा है, वो पदार्थ सामने नहीं होगा। इसलिए इन सबको परोक्ष के रूप में लिया। एक तो सामने नहीं होगा और किसी न किसी अन्य ज्ञान की सहायता की जरूरत वहाँ पड़ेगी। यहाँ इंद्रिय और मन से जान रहे मतिश्रुत ज्ञान में, वहाँ इंद्रिय मन से सीधा जान लिया, अब और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। और इनमें पूर्व ज्ञानों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए भी ये परोक्ष है। और खास करके न्याय की शैली में इन 5 भेदों की चर्चा परोक्ष के रूप में ली जाती है। शीघ्रता से अपन ये पढ़ लेते हैं, तो नई की चर्चा कल के लिए अपन छोड़ देंगे। स्मृति, पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था उसे ही याद करके कालांतर में जान लेने को स्मृति कहते हैं। कालांतर में माने? कालांतर में माने कितने काल बाद? कितने काल बाद? अभी मैंने आपको क्या दिखाया था जेब में से निकाल के? कैसे जाना? कौन से ज्ञान से जाना? आपको याद है क्या दिखाया था? माने स्मृति से जाना। कालांतर कितना? 2 मिनट का अंतर पड़ा, लेकिन ये भी कालांतर, इतना भी कालांतर है। कल पूछूंगा मैं, क्या पूछूंगा? जेब से निकाल के क्या दिखाया था ये नहीं पूछूंगा। प्रत्यक्ष के कितने भेद थे, परोक्ष के कितने भेद थे, हाँ? वो बताओगे कि साहब वो तो याद नहीं रहेंगे। प्रवचन में से क्या याद रहा? मेरे प्रवचन की बात नहीं, किसी का भी प्रवचन हो, कौन कौन से दृष्टांत दिए थे, कौन कौन सी कहानी सुनाई थी, हाँ? वो तो याद रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये दृष्टांत दिया, ये कहानी सुनाई, इस दृष्टांत से कौन सा सिद्धांत समझाया, ये कहानी किस लिए सुनाई थी, वो तो पता नहीं है। हाँ? अब वो ऐसी स्मृति भी काम की नहीं है, हाँ? वो विषय भी उसके साथ साथ में, लेकिन पूर्व में जाना हुआ पदार्थ पुनः कालांतर में आ जावे उसे स्मृति कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान, जैसे पहले किसी पुरुष को देखा था, फिर बाद में याद किया, यह तो वही पुरुष है जिसे मैंने पहले देखा था। जो पहले की बात याद करके
प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करे उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ये जोड़ रूप ज्ञान है, पहले का जाना हुआ और वर्तमान में किसी पदार्थ को जान रहे हैं और दोनों को जोड़ करके यह वही है या उससे विपरीत है, उससे छोटा है, बड़ा है इत्यादि तुलना करना, ये सब प्रत्यभिज्ञान में चला जाएगा। जैसे पहले ये सुना था कि नील गाय नामक पशु गाय जैसा होता है, ये सुना था। वहाँ कदाचित वन में नील गाय को देखा तो याद आया कि गाय जैसी नील गाय होती है, ऐसा पहले सुना था, वह नील गाय पशु यही है। तो जो पहले सुना था वो साक्षात सामने देख रहे, उसको हम जोड़ रहे, तो ऐसा जोड़ रूप ज्ञान हो जाएगा तो प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा। तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। या व्याप्ति भी विशिष्ट अर्थ में है। व्याप्ति मतलब इसके बिना यह नहीं, इसे व्याप्ति कहते हैं। ऐसा संबंध, इसको अविनाभाव शब्द दिया। एक के होने पर दूसरे का होना, दूसरे के होने पर एक का होना, ऐसा जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, आत्मा के बिना चेतना नहीं होती, ये व्याप्ति है उनकी। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि निश्चित होगी, और इससे हम निर्णय करेंगे तो उसे तर्क कहा जाएगा। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये व्याप्ति, इसका अच्छी तरह से हमें ज्ञान होना, इसे तर्क। ऐसे तर्क के आधार से बहुत सारे निर्णय निकाले जाते हैं। जितने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो सारे इसी आधार से रहते हैं। ऐसा होने पर ऐसा, ऐसा इसमें ये मिलाने पर ये होता है, इसमें ये मिलाने पर ये होता है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसा। तो ये और इनका वो संबंध है अभिनव, निश्चित रूप से इसमें मिलाया तो ऐसा होता ही है। उस आधार से निर्णय करना वो तर्क कहलाएगा। अनुमान, लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए उसे अनुमान कहते हैं। या लक्षण का अर्थ हेतु, साधन। कुछ चिन्ह को देख करके दूसरे का निर्णय कर लेना, पदार्थ का निर्णय कर लेना, उसे अनुमान कहते हैं। पर्वत पर धुआं निकलता देखकर निश्चय करना कि यहाँ अग्नि है। धुआं निकली, धुआं प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अपने से ज़्यादा पशुओं का अनुमान ज्ञान बहुत प्रबल होता है। यदि बरसात आने वाली हो ना, भयंकर तेज बरसात आने वाली है, ये जो गाय वगैरह चरने के लिए जाते हैं ना, बहुत तेज़ी से गांव की तरफ आने लगते हैं। वो रोज़ बिल्कुल गोधूली वेला में आते होंगे, शाम को, संध्या के समय। लेकिन यदि दोपहर में 1:30-2 बजे ऐसा लगने लगे कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, वो तत्काल घर की तरफ भागेंगे। और अभी वो ग्वाला देखेगा, क्यों भाग रही है, ये कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, बरसात तो हो नहीं रही है। और वो सोचे कि ऐसे ही भाग रही हैं, और निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद बारिश होती है। और भी बहुत सी बातों में वो उन्हें उससे माने उनका बिल्कुल अनुमान निश्चित होता है। ऐसा इस आधार से अनुमान का ज्ञान, तो समझ लो उसका जो भी चिन्ह, वो हवा कैसी चल रही है या बादल कैसे इकट्ठे हुए, वो तत्काल उनको ख्याल में आ जाता है। आगम, आप्त के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। यहाँ शास्त्र पढ़ लिया, इसका नाम आगम ज्ञान नहीं है। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र के वचन पढ़ना। द्रव्य कितने होते हैं, कितने होते हैं द्रव्य? जाति अपेक्षा कितने 6 होते हैं ना। कौन कौन से? ये कैसे जाना, कहाँ से जाना आपने? आगम से जाना। ये जो जाना है ना आपका, ये आगम ज्ञान नहीं है, ये आगम ज्ञान नहीं है। हमने आगम से जाना है ना, ये आगम ज्ञान नहीं है। ये जो जाना उसमें से वो जानने देखने वाला जीव है, ऐसे पदार्थ का जो आपको ज्ञान होगा, वस्तु का ज्ञान होगा, वो आगम ज्ञान कहलाएगा। क्योंकि ज्ञान का भेद है, शब्द का भेद नहीं है। इसलिए आपके वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। यदि शास्त्र से लोक का स्वरूप जानना, ये 3 लोक है, वो 3 लोक के आकार का ज्ञान हमें हुआ, वो आगम ज्ञान कहलाएगा। वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार परोक्ष प्रमाण के 5 भेद जानना। तो प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन भेदों की चर्चा की है। नई की चर्चा अपन कल इसमें करेंगे। इसमें परीक्षा, तत्वार सूत्र के जो अंत में पहले
पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में जो सप्त नय दिए हुए हैं उनके आधार से नयों की चर्चा की है। ये चर्चा अपन कल करेंगे।